1 2 3 की है। तो अभी प्रॉब्लम नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4। यस सर, एक मिनट। हाँ, अंकित तूने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है ना? Illustration 4. हाँ, What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with speed of 5.4 into 10 raised to 6 meter per second? 2 मिनट। इलेक्ट्रॉन मूविंग with a speed of 5.4 5.4 into 10 raised to 6 meter per second. ओके है ना? आपको And अभी 2 मिनट अभी ये स्पीड दिया आपको। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.1 10 raised to minus 31 kg। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन ऐसा है, लैम्डा इक्वल टू h बाई p। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, और जो p है ना उसको हम लिखेंगे mv। ये अभी आया नहीं है, पर अभी ये इक्वेशन से हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लैम्डा इज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ और लैम्डा इक्वल टू h बाई p इज अ मोमेंटम और मोमेंटम इज mv। अभी हम वेवलेंथ डिफाइन कर रहे हैं, h is 6.62 पर 10 raised to minus 34, mass of electron is 9.1 10 raised to minus 31, velocity is 5.4 10 raised to 6। तो प्रणव ये ना 34 में से 31 गए तो -3 और ये -6, आपको ये डिवाइड करना होगा। sir, 0.1348. 0.1348। 1348. तो ये आपका लैम्डा आ रहा है और लैम्डा इज 0.135 नैनोमीटर बिकॉज ऑफ 10 raised to minus 9। तो ये हमारा फर्स्ट वेवलेंथ हुआ। अब दूसरा पॉइंट, अब बी पॉइंट। B. हाँ, A अब ball बॉल of ऑफ mass 150 gram traveling at 30 meter per second. 150 ग्राम ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 30 meter per second. ओके। तो a ball of mass 150 ग्राम मूविंग विद 30 मीटर पर सेकंड, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए। 150 ग्राम इज 0.150 kg। डी ब्रोगली वेवलेंथ अभी हम डिफाइन करेंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू h बाय b, p इक्वल टू mv। तो यहाँ पे h इज 6.62 पर -34, mass of ball is 1.50, velocity is 30। कितना आ रहा है? 1.472। 1.472। ये वेवलेंथ आपने देखा बहुत कम है, 34 -34, यानी बॉल जो जितने मास का है ना उससे बहुत छोटा उसका वेवलेंथ है।
यानी ये वेवलेंथ के फॉर्म में हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को वेवलेंथ के फॉर्म में डिफाइन कर पाएंगे बिकॉज इट विल बी अप टू 10⁻⁻10 मीटर और उसका मास बहुत छोटा है, ये उसका मास बड़ा है और ये उसकी वेवलेंथ छोटी है, यानी हम उसको पार्टिकल की नजर से देख सकते हैं, बॉल को हम पार्टिकल की नजर से इसलिए देख सकते हैं उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, इसलिए हम हमारी कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें तो परफेक्टली मिल जाएंगे हम पार्टिकल की नेचर में। तो अभी केवल आपको ये देखना है कि वेवलेंथ आ रही है कौन सी आ रही है, तो ये उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, हर एक पार्टिकल की हम डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हैं और लैम्डा इज एच बाई पी, पी इज मोमेंटम और मोमेंटम का एमवी होता है और ये एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9.1 10⁻31 और उसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो 5.4 10⁻6 है, उससे हमें वेवलेंथ मिल गई। दूसरे केस में बॉल ऑफ मास दिया है, उसकी वेलोसिटी दी है, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने डिफाइन कर दी। तो ये आपको ये लिखना पड़ेगा कि बॉल बिहेव लाइक एज अ पार्टिकल नेचर and the electron behave like as a wave nature. The electron sometimes it behave like as a wave nature and sometimes it behave like as a particle. तो यहाँ में कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो यही लिखना है एक बार, तो आप लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इन बिहेव लाइक एज a particle nature। लिख रहा है अंकित? उसमें क्या है, उसका डायमेंशन छोटा है, देखो -31 kg और ये नैनोमीटर ज्यादा है, यानी बिहेव लाइक एज ए वेव नेचर ऐसे जाएगा और उसमें उसका डायमेंशन देखो बड़ा है 150 ग्राम और उसकी जो वेवलेंथ है बहुत छोटी है, तो इट बिहेव लाइक एज ए पार्टिकल। ये अभी 34 नहीं है माइनस, ये 34 माइनस है, वेवलेंथ छोटी हो गई है, इसलिए ये पार्टिकल की नेचर में। जब बड़ा पार्टिकल होता है ना, जैसे हमारा मास बढ़ता है तो हम पार्टिकल नेचर में आ जाता है, हमें प्लेस पता होता है कि नील यहाँ बैठा है, ये अंकित यहाँ पे बैठा है, ये शर्मा यहाँ पे बैठा है, तो ये सब पता चल जाए, बिहेव लाइक एज ए पार्टिकल। तो डी ब्रोगली ने ऐसा सजेशन किया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
some time it behave like as a wave nature. तो वेव नेचर है तो उसकी वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए, तो ये है उससे जो उसका मास है उससे छोटी होनी चाहिए, तो इट बिहेव लाइक एज ए वेव नेचर, तो ये है। पर ये वेव नेचर की तरह नहीं है क्योंकि उसका मास है 150 ग्राम और उसकी जो वेवलेंथ है बहुत छोटी है, इसलिए इट बिहेव लाइक एज ए पार्टिकल। पता चला? और ऐसे भी हम थियरी प्रूव करने वाले हैं। लिख लिया है सबने? सर 1 minute. ओके। सर हाँ बोल। एक क्वेश्चन હતો MLT of mu0 epsilon 0 શું થશે? MLT mu0 epsilon 0 ની m0 l to t raised to -2 તારા ક્વેશ્ચન નું પેપર હતું ને એમાં હતો ને ये आंसर गौरव हाँ। जो Yes, एमसीक्यू sir. के जो भेजा है ना आंसर वो सबको ग्रुप में भेज देना, मैं तुम्हें भेज रहा है ना। Okay, sir. हाँ हाँ સર हाँ સર જે MCQs છે બોર્ડના એ તમે જે કરાવો છો એ કરીએ કે દર્પણમાં જે આપેલા છે એ પ્રિફર કરીએ એમ બોર્ડ માટે MCQs? બોર્ડ માટે દર્પણ તું તો જેટલા કરે એટલા ઓછા છે, બુકમાંથી જવાનું પેપર તને સમજાઈ દો, જે સ્મોલ એમસીક્યુ છે ને જે બધા નાના નાના પ્રોબ્લેમ એ બધા એમસીક્યુ છે, એટલે બીજું એક્સ્ટ્રા ના કરીને ખાલી બુક કરીશ ને તો બી ચાલશે આ વર્ષે. પણ તું અત્યારે મારી મેં તમને કરાવું છું એ તમારા જીનીટ માટે બી ચાલશે અને બધા ગુજકેટ માટે બી ચાલશે, પ્લસ તમે કુમાર તારે કરવાની તો તને બેનિફિટ થાય, બાકી બુકમાંથી જવાનું પેપર આવે. બરાબર છે? જો હું તને બતાવી દઉં કેવી રીતે થાય. આ લખાઈ ગયું છે? જો c equal to 1 upon under root of mu 0 is 0, तो c square equal to 1 upon mu 0 is 0, तो mu 0 is 0 is 1 upon c square. c is the speed of light, l1 t raised to -1, तो उसका आएगा l2 t raised to -2, तो उसका आएगा l raised to -2 t raised to 2, ये आएगा उसका वैल्यू। होगा ना? हो गया? Yes, sir. चलो इलस्ट्रेशन Sir, नंबर 5, इलस्ट्रेशन 5। illustration 5. हाँ An electron and alpha particle and a proton have the same kinetic energy. Which of these particles has the shortest de Broglie's wavelength? ओके, एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल have same
kinetic energy are same, which have a shorter wavelength. Which of this particle has the shortest de Broglie wavelength? अभी है ना, आपको ये समझना चाहिए, प्रोटॉन इज 1h1, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इज -1e0 और अल्फा पार्टिकल इज 2he4. तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब है। अभी आप समझ रहे हो, तो ये मास है ना, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का है। तो पहले रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी 1/mv² है, तो ये आपका हो जाएगा m²v²/m मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय m, तो k = p²/2m। तो आपको मालूम है p = mv, तो p² = m²v², तो p² = 2m and therefore p is under root of 2m. तो ये रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। नाउ de Broglie wavelength, now we defining the de Broglie wavelength, lambda = h/p, but linear momentum is 2m. And here we write kinetic energy are same, h is a Planck constant and therefore wavelength is inversely depends on mass। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लार्जर, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का मास है, जैसे प्रोटॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन का मास सपोज me है, और सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का 4 mv। तो जिसका मास ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो हियर अल्फा पार्टिकल have larger mass, therefore wavelength is shorter one and therefore alpha particle की वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगी, उससे ज्यादा थोड़ी प्रोटॉन की होगी, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की होगी। तो ये हम मास से डिसाइड कर सकते हैं, तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो शॉर्टर वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की, उसके बाद प्रोटॉन की सबसे ज्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होगी, उसका मास सबसे कम है। Because kinetic energy and the Planck constant will be constant, therefore lambda is inversely depends on mass, square root of mass। ये पता चल रहा है आपको? और जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, यानी अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम है। किसी को डाउट? ऋषिकेश, पता चल रहा है? यस सर। ओके।
हो गया आपका? नील? हो गया सबका? ओके, इलस्ट्रेशन 6। चलो, इलस्ट्रेशन 6। Illustration 6. A particle is moving 3 times as fast as an electron. A particle is moving 3 times as fast as an electron. The ratio of the 3 times greater है। आगे। The ratio of the de Broglie's wavelength of the particle to that of the electron is 1.813 into 10 raised to minus 4. आगे। Calculate the particle's mass and identify the ओके, पार्टिकल का मास कितना होगा? अब सिंपल है, आपको अच्छी तरह समझना है। पार्टिकल वेलोसिटी is 3 times greater than the velocity of electron. तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 3 टाइम्स ग्रेटर है, और पार्टिकल की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो इतना है, तो मास का पार्टिकल कितना होगा? यस, यूज ऑफ फॉर्मूला। यस, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ lambda equal to h by v is h by mv. For electron, de Broglie wavelength lambda equal to h upon mev. And second, for particle, de Broglie wavelength lambda p equal to h upon mdvp. Now equation 2 divide by 1. तो यहाँ पे आएगा lambda p upon lambda e is h upon mpvp, h upon mev. तो hp by he equal to mev upon mpvp. तो ये मैंने h कैंसिल कर दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है लैम्बडा p अपॉन लैम्बडा e का रेशियो 1.813 10 to minus 4, और पार्टिकल की वेलोसिटी 3 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये v कैंसिल हो गया, mp इक्वल टू me अपॉन 3 1.813 10 to minus 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो mp is 10⁴ into me upon 3.1813। तो यहाँ पे 10⁴ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ पार्टिकल यहाँ पे आपको मिल जाएगा -20 1.6731। तो ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो ये प्रोटॉन होगा, पार्टिकल इज अ प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन होगा, बिकॉज प्रोटॉन का मास इतना ही होता है 1.67 10⁻27 kg। पहले आप वन साइड का लिख लो, फिर दूसरी साइड ले लेते। ओके, हो गया ना? 2 मिनट सर। सर राइट साइड कर। ओके, चलो सबका हो चुका है। ओके, पूरा बोर्ड दिखता है, तो मुझे बार बार ऐसा आगे पीछे ना करना पड़े। ओके, तो अभी हम प्रॉब्लम नंबर 7 शुरू करें। 11.7 चैप्टर की इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, और ये आपको एक फॉर्मूला है जो अभी प्रूव करने वाले हैं, बाकी है पर वो सिंपल ही है, तो हम उसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। प्रणव, अब 7 illustration। Illustration 7. What is the de Broglie's wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volts? तो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से डिफाइन करना है लैम्डा, तो आपको लैम्डा इक्वल टू
h by b और ये आपका एक डेरिवेशन आएगा 1.227 अपॉन रूट ऑफ b दिस नैनोमीटर वेवलेंथ। ये आपको अब भी करना हो तो भी हो सकता है, मोमेंटम को पोटेंशियल में कन्वर्ट करना। मैं आपको दिखा दूं थियरी यहाँ पे, बाद में हम गिनेंगे वापस, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको है ना P इक्वल टू mv है मोमेंटम, तो P इक्वल टू हम लिखेंगे 2m के काइनेटिक एनर्जी, देख सकते हैं ना। अभी आपको ये मालूम है मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में हम लिख सकते हैं तो k इक्वल टू p² m होगा। ये h अपॉन mv इज ए वेवलेंथ लैम्डा। अभी आपको ये मालूम है ev इक्वल टू 1/2 mv², ev पोटेंशियल इज 1/2 mv²। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2ev अपॉन m इज v², और बाद में मैं लिखूंगा वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2ev बाय m। अब मैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट अप करूंगा और सब वैल्यू डिराइव करूंगा, तो वेलोसिटी की जगह पे ये आपका v आ जाएगा कैपिटल V, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो नैनोमीटर में वैल्यू आएगी। तो उसके हिसाब से ये डिराइव किया गया इक्वेशन, ये पता चला ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। नहीं पता चला ये काइनेटिक एनर्जी है, देखो ये है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज qv, सेकेंड चैप्टर W इक्वल टू qv। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ev इज 1/2 mv²। बाद में मैंने क्या किया, वेलोसिटी को डिफाइन करना था तो वेलोसिटी मैंने यहाँ लिखनी है p इक्वल टू mv, तो वहां पे मास होगा ना तो रूट m रह जाएगा, फिर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये आने वाला है। ये हम थियरी में करेंगे पर ऐसा आ रहा है, देखो वेलोसिटी की जगह पे रूट भी आ रहा है, बाकी की वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन के हिसाब से प्रोटॉन के हिसाब से सेट करनी है, पर अब इलेक्ट्रॉन का ही आ रहा है हमारे सिलेबस में, तो ये आ रहा है 1.227 नैनोमीटर। करना है डेरिवेशन के चलेगा अभी ये, क्योंकि डेरिवेशन के टाइम तो हम ये प्रूव करने वाले हैं, ये तो आपको पता चले इसलिए मैंने डिराइव किया। બરાબર છે। નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણે થિયરી લઈશું તો આપણે આખું પ્રૂવ કરવાનું છે, અત્યારે તો આપણે ખાલી પ્રોબ્લેમ કાઉન્ટ કરવો છે એટલા માટે। ઓકે, તો અભી હમે ના લેમ્ડા ઇક્વલ ટુ 1.227 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस इज 100, तो उसका जो रूट आएगा ना वो 10⁻1 आएगा, ऊपर चला जाएगा 1227, तो ये आपका आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से उसकी वेवलेंथ आएगी 122 एंगस्ट्रॉम, 1.23 एंगस्ट्रॉम लिखेंगे तो चलेगा, बिकॉज ये पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वॉट, 100 का रूट आएगा 10 और बाकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है। चलो वृषाली हो गया। यस सर। एक्सरसाइज का फर्स्ट वन,
इलस्ट्रेशन हमारे हो गए 11 चैप्टर के। चलो एक्सरसाइज में फर्स्ट Exercise first. Find the maximum frequency मिनिमम वेवलेंथ and B minimum wavelength of X-rays produced by 30 kV electron. थर्टी किलोवाट potential difference. Kilo is a 10⁻³ watt. H is a Planck constant. His value is 6 point. ये प्लैंक कांस्टेंट, ये पोटेंशियल है। आपको डिफाइन करना है फ्रीक्वेंसी। तो हमें पोटेंशियल दिया गया है, तो आपको मालूम है EV इक्वल टू HF तो पोटेंशियल is given. Charge of electron is 1.6 10⁻⁻19. Potential is 3 into 10⁻⁴. F maximum. H is 6.62. Is a Planck constant. આ તો માલુમ છે ને H equal to 6.62 by 10⁻⁻34. तो अभी हम ऐसा लिख सकते हैं -19 plus 4 is a -15 plus 34. तो ये 1.6 multiply by 3 divide by 6.62 का कितना आ रहा है? 0.7245. 1 0.7245. और ये आपका 19. तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 7245 10⁻18 हर्ट्ज। अभी आपको लिखना है C इक्वल टू एफ लैम्बडा। जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो लैम्बडा आपकी मिनिमम होगी। तो लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू C बाय एफ मैक्सिमम। C is the speed of light. Frequency is 7.245 into 10⁻18. तो ये आपका 10⁻�10 मीटर हो गया। आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4.1407. 4. 4.1407. ओके, तो ये आपका आ रहा है 4.1407 एंगस्ट्रॉम। ये आपका मिनिमम वेवलेंथ। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दो। नवीन कहाँ गया है? नवीन लिखा है कि दूसरा नाम लिखा है? यस सर, कहाँ मैं पे? ही हूँ। कहाँ है नवीन? हो गया, देख ले।
सर नवीन अंदर ही है. नवीन नाम तो लिखा नहीं है, तूने दूसरा नाम कर दिया है क्या? नवीन, तेरा नाम यहाँ क्यों नहीं है? देख लो, मैंने तुम्हें अलाउ किया है, देख ले। थैंक यू सर. हो रहा है? हो गया. સર हाँ बोल. અહીંયા 4.14 છે ને into 10⁻11 મીટર આવશે. ઓકે, હા હા, તો હું ડિવાઈડ કર્યું છે એટલે 0.414 આવે એવું છે. 0.414 આવે 3 ડિવાઈડ બાય કરો. ઓકે, 0.414 into 10⁻10 મીટર. તો હવે આપણે એક કામ કરીએ, 0.0414 10⁻9 मीटर, 0.0414 नैनोमीटर. तो ये आपका 0.0. ओके अंकित. चलो, हो गया आपका अंकित? नो सर. ओके. 1 मिनट. થઈ ओके, चलो अभी एक्सरसाइज का सेकंड. चलो Second, एक्सरसाइज. हाँ, the work function of cesium metal is 2.14 eV. वर्क फंक्शन 2 मीटर is 2.14 eV. आगे. When light of frequency 6 into 10⁻14 hertz is incident on light on metal surface, photo emission of electron occurs. ओके. What is the first maximum kinetic energy of the emitted electrons? ओके, कशिश तुम्हें पता चल रहा है? कशिश, ये ना एक मेटल है और ये मेटल का वर्क फंक्शन है 2.14 eV. और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं 6 into 10⁻14 हर्ट्ज. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन 1/2 mv maximum square equal to hf minus hf0. ये फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं और ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी. ये आइंस्टाइन का इक्वेशन था. तभी hf h is 6.62 बार
frequency is 6 into 10 raised to 14. Tau 0 is work function 2.14 eV. ये आपका EV नहीं चलेगा, यहाँ पे जूल आने वाला है बिकॉज ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इन जूल. तो हमको ये लिखना है 6.625 into 6 minus 20 जूल, और ये आपका 2.14 है, 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Instead of EV, we transfer into joule because we multiply by 1.6 into 10 raised to minus 19. तो ये आपका कितना आ रहा है? 3.975. 3 0.97. 39.75. 39.75. और ये कितना आ रहा है दूसरा पॉइंट? 3.424. 3.424. ओके, अब ये ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये पॉइंट हम कट कर रहे हैं तो 3.975 और ये आपका 3.424. 0.511. तो 0.551. 0.5 551. 0.551. 0.55. बराबर से सर. 1. बराबर. तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई. अभी आपको काइनेटिक एनर्जी जूल में चाहिए कि वी में चाहिए, तो ये आपका सही है 0.551. अभी आपको ये ईवी में कन्वर्ट करना है. सपोज तो ये 1.6 10 raised to minus 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जूल कन्वर्ट इनटू ईवी. तो आपका कितना आ रहा है? 0.344. 344. ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन ईवी. अभी आपको है स्टॉकिंग पोटेंशियल डिफाइन करना है. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ईवी 0. काइनेटिक मैक्सिमम इज 0.511. E is 1.6 into 10 raised to minus 19. तो ये आपका वोल्ट में आ जाएगा पोटेंशियल, बिकॉज डिवाइड बाई. तो ये कितना आ रहा है? वो 0.34 आ जाएगा. 0.344 वोल्ट. ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है. रुचि तुम्हें पता चल रहा है? कशिश, ध्यानी, प्रियांशी, ओके. चलो ये होगा. 10 minutes, sir.
Done, sir. ओके, अभी उसका तीसरा पॉइंट डिफाइन करना है। चलो अभी थर्ड पॉइंट उसमें C. Maximum speed of the emitted photoelectron. मैक्सिमम स्पीड Speed of the emitted photoelectron. of the emitted photoelectron. तो emitted maximum speed of emitted photoelectron तो हमें मालूम है 1/2 mv maximum square जूल में कितना आया था जूल में 0.551 into 10 raised to minus 551 into 10 raised to ऐसा था ना Yes, sir. अभी v maximum square अभी ये आपका होगा 2.511 mass of electron 9.1 minus 31 तो ये आपका हो जाएगा 12 कितना आ रहा है 0.1221 0.1210. 21 1 to 1 और उसका रूट लेना है आपको 0.1232 0.1232 चलो उसका रूट लेना है आपको 0.3479 0.33 479 तो ये आ जाएगा 3.479 10⁵ मीटर पर सेकंड ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है સર v max જે આવશે ને 0.121 આવશે 1 to 1 આવશે ઓકે પહેલા એ લોકો એવું લખાયું કદાચ 1 to 1 ओके सबका हो चुका है Yes, sir. चलो अभी थर्ड वन Question 3. The photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
इज ईवी जीरो, ये तो आपको मालूम है, हमने ऐसा लिखा था 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज ईवी जीरो। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ is 1.6 10⁻⁻19, कट ऑफ वोल्टेज 1.5, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आ गया, आप लिखा दो 2.4. पॉइंट 2.4. ये आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हो गया अंकित? So now we start exercise 4. चलो भाई fourth one. Monochromatic light of wavelength 632.8 nanometers is produced by a helium neon laser. 2.8 nanometer. Is produced by a helium neon laser. Hmm. The power emitted is 9.42 milliwatt. Hmm. आगे A. Find the energy and momentum of each photon in light beam. energy and photon. Energy and क्या? Momentum. And momentum of each photon in light. तो ये मिलीवॉट है, ये आपका -3 वॉट हो गया। आपको मालूम है पावर इक्वल टू एनी बाई डी, तो ये पावर का इक्वेशन। तो पहले हम लिखेंगे पीटी बाय एन, नंबर ऑफ फोटॉन। अभी आपको वेवलेंथ दी है तो आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ फोटॉन भी मिल सकते हैं, पर वेवलेंथ से ही आपको यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी और उससे आपको मोमेंटम भी मिल जाएगी, इसलिए नंबर ऑफ फोटॉन नहीं डिफाइन करने हैं। ये आपका 632.8 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन E equal to hf, f equal to c by lambda, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू c by lambda है। h is 6.625, c is the speed of light और lambda is 632 point, यहाँ पे आपको दिया है h is 6.63, तो अब ऐसा कर सकते हो -34 -26 + 9 कितना आ रहा है? 0.0314. 0.0314. 314, ये आपका जूल में आ जाएगा 0.031431, 26 में से 9 चला जाएगा तो -3 -17 जूल। ये आपकी एनर्जी आ गई। अभी है ना एनर्जी के साथ मोमेंटम का रिलेशन, तो आपको मालूम है k = p²/2m, तो p² = 2m के, तो p = √2m के,
काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी 2me, तो ये आपका मोमेंटम आ जाएगा। तो अभी आप ऐसा करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और एनर्जी इज 3.1431। अभी आपको है ना, ये कितना आ रहा है, 57.2. कितना, 57.2. 57.2, और उसका रूट 7.563. ये उसका मोमेंटम है। ये है ना एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, यानी मास नहीं आना चाहिए। एक बार ये इलेक्ट्रॉन का मैंने यूज किया है, ये गलत है, आप मत लिखना, बिकॉज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे दिया है एनर्जी ऑफ फोटोन है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो ये नहीं चलेगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, E इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन है फॉर फोटोन। फोटोन कभी रेस्ट पे नहीं होता, फोटोन हैज अ स्पीड ऑफ लाइट, तो रेस्ट फोटोन ही नहीं होता है, तो उसके लिए उसका रेस्ट मास 0 रहता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, बिकॉज कभी भी फोटोन रेस्ट पे नहीं होता है। तो आपको E इक्वल टू पीसी मिल जाएगा, तो P इक्वल टू E बाई सी आ जाएगा। एनर्जी 3.1431 10⁻⁻19, और ये आपका है C इज द स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकंड, कितना आ रहा है नील, 1.0477 1.0477, ये आपका मोमेंटम हो गया। कौन सा वाला, ओ ये वाला, रेस्ट ऑफ मास फोटोन 0 है, 0 इंटू सी 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर का, बिकॉज फोटोन एज ए स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन जो भी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव होता है, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन m0 इज अ रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो फोटोन रेस्ट पे नहीं होता तो उसका मास कितना होगा, 0, बिकॉज ऑलवेज फोटोन आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। हो गया सबका, Yes, sir. चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
चलो अभी उसमें आ गया. How many photons per second on the average arrive at the target irradiated by this beam? Okay. Assume the beam to have uniform cross section which is less than the target area. Okay. यानी क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट एरिया होगा. तो आपको मालूम है पावर इक्वल टू एन. N is the number of photon emitted in 1 second. तो अभी है ना पावर दिया है, एनर्जी आपके पास है लिखी हुई, तो आपको नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे. पावर है 9.42 10⁻³ वॉट. एनर्जी कितनी थी ईच फोटोन की? नील 3.1431 into 10⁻⁻⁹. -90. कितना आ रहा है डिवीजन? 2.9971. 2.9971. It will be 3. Number of photons emitted per second. Number of photons emitted per second. The number of photons emitted per second is 3 into 10⁻16. सबका हो गया है? Yes, sir. No. Done. चलो तो अभी आ गया. थर्ड पॉइंट. C. हाँ. How fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of the photon? Momentum of hydrogen is same as momentum of photon. तो हमें हाइड्रोजन का स्पीड चाहिए, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना है देख ले ऋषिकेश. मोमेंटम ऑफ फोटोन हमने डिफाइन किया था वो पहले. देख लो. 1.0477. -27 था. Yes, sir. 27 था आपका.
मोमेंटम sir. में। ओके, तो ये आपका मोमेंटम था और ये मास ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1.0477। मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसका मास है 1.67 10⁻⁻27। तो ये आपको स्पीड मिल जाएगी 0.62736. 0.62 736. 736। ये हाइड्रोजन की स्पीड हो गई। चलो अभी आगे फिफ्थ प्रॉब्लम। चलो प्रॉब्लम नंबर 5। 5. The energy flux of sunlight reaching the surface of the earth is 1.388 into 10 raised to 3 watt per meter square. यानी एनर्जी फ्लक्स ऑफ द सन कितना है? 1.388 into 10 raised to 3 watt per meter square. Watt per meter square. यानी ये आपका है ना इंटेंसिटी हुआ, ये आपका इंटेंसिटी है। आगे बोल। How many photons nearly per square meter are incident on the earth per ओके, फिर Assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometers. तो ये 550 नैनोमीटर वेवलेंथ है। तो अभी मैं आपको I इक्वल टू E/18, ये मुझे कैसे पता चला, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1.388 10⁻³ व्हाट इज जूल पर सेकेंड। तो देखो आप जूल पर सेकेंड इंटू मीटर्स करोगे, इसलिए ये एनर्जी फ्लक्स इज इंटेंसिटी और IAT इज I is area is 1 meter square, time is 1 second, energy is NHL, F equal to C by lambda. H equal to 6.625 और lambda is 550. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है
ये आपका -6 हो गया। ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 38.41 कितना 15 38.41 સર આખો આન્સર સર આખો આન્સર છે આખો आपको आंसर 38.41। હા ओके तो 3.841 नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। और फेंकते हैं, फोटोन आएंगे। आ रहा है आंसर? पर मीटर स्क्वायर एरिया में इतना फोटोन आएंगे। तो ये आंसर था 5th वन का। ओके वृषाली माइक बंद करना है। सबने लिख लिया है? 10 minutes sir I'm back. हो गया आपका? हो गया done आपका? sir ओके अभी थियरी करनी है कि नेक्स्ट टाइम करनी है? નેક્સ્ટ ये आपने लिख लिया है? ओके